वो इस वक्त मीर के ऑफिस में मौजूद थी और बहुत मुश्किल से उस तक पहुंची थी। उसके केबिन के सामने खड़ी खुद को अंदर जाने की हिम्मत मुजतमा कर रही थी। गहरा सांस भर के उसने दरवाजा नॉक किया। यस कम इन की बारी आवाज सुनती इरहा पे जान होती कदमों से अंदर आई, जहां रोलिंग चेयर को उसकी जानी पुश्त के यकीनन वो शख्स अपनी शानदार कुर्सी पर विराजमान था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बस एक बार मेरी बात सुन ले। इरहा ने नम आवाज में कुर्सी पर बैठे शख्स को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। साहिर, जो किसी फाइल को पढ़ने में मसरूफ था, किसी की निस्वानी आवाज सुनकर झटके से चेयर का रुख इरहा की जानिब मुड़ा। साहिर की बुरी पुरकशिश आंखें उसके हिजाब के हाले में चमकते चेहरे पर थी। उसने एक नजर ऊपर से नीचे तक इरहा को देखा। आप कौन है और अंदर किस तरह आए हैं? कोई अपॉइंटमेंट था आपके पास? साहिर खुरदरे लहजे में उससे महब कलाम हुआ। मैं बहुत जरूरी बात करने आई हूँ आपसे, प्लीज मेरी बात सुन ले, इसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इरहा ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। तुम कोई भी हो, मैं नहीं जानता। मुझे बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है, तो आप जा सकते हैं यहाँ से। मुझे अगर आपको किसी जॉब के लिए आप आई हैं, तो यहाँ पर लेडीज के लिए कोई जॉब भी अवेलेबल नहीं है। कहीं और अप्लाई कर सकते हैं आप। सॉरी। साहिल ने नहायत तलख लहजे में उससे बात की थी कि इरहा अपने लब चबाते रह गई। उसे समझ ना आया कि किस तरह अपनी बात उस तक पहुंचाए, पर वो यहाँ तक आकर हार नहीं मानना चाहती थी। इससे पहले कि साहिर वहां से जाता, एक बार फिर वही नरम आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं इरहा दिलावर हूँ। मेरे बाबा आपके ड्राइवर थे, मगर कुछ वक्त से वो काफी ज्यादा बीमार हैं। मेरे बाबा को इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। प्लीज आप मेरी मदद करें। मैं आपकी तमाम रकम खुद आपको लौटा दूंगी। इरहा ने रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। उसे अपनी बाप की जिंदगी सबसे ज्यादा अजीज थी। ओह, तो आप दिलावर की बेटी हैं। वैसे कहाँ है वो बगोड़ा शख्स? क्या आप जानती हैं कि आपके वालिद पहले ही मेरे किस कदर मकरूज है? इसके बावजूद आप किस हिम्मत से मेरे सामने खड़े हैं और उनकी सिफारिश कर रही हैं? अगर वो मर भी जाते हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन जैसे धोखेबाजों को जिंदा रहने का वैसे भी कोई हक नहीं है। साहिर 2 कदम उसके करीब आता अपनी सर्द आवाज में गिराया। उसका बस नहीं चढ़ रहा था कि दिलावर को कहीं से सामने ले आए, और अब वो अपनी बेटी को मोहरा बना रहा था, जबकि उसके बरअक्स इरहा तो आंखें फाड़े उस जालिम शख्स को देख रही थी, जो कि कितनी आसानी से उसके बाप के मर जाने की बात कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के बारे में ऐसे अल्फाज पर इस्तेमाल करने की? वो आपके मकरूज जरूर है, लेकिन उन्होंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। अपनी सारी जिंदगी आप लोगों की खिदमत की है। किस तरह से उनकी बेटी के सामने उनके रुस्वा कर सकते हैं? इरहा के मद मुकाबिल आते हैं वो दहाड़ी थी। बहुत फिक्र हो रही है ना अपने बाप की, तो ठीक है, तुम्हारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। तुम्हें मुझसे 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी होगी, और उसके बाद तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा। बदले में तुम्हारे बाप की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। पर याद रखना, इस कॉन्ट्रैक्ट में तमाम शराइत मेरी होंगी और तुम मेरी हर बात मानने की पाबंद होगी। इरहा दिलावर, कभी तुमने वादा खिलाफी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बाप को अपने हाथों से मारने से ग्रेस नहीं करूंगा। साहिर ने अपनी पैंट की पॉकेटों में हाथ डालते इरहा के सामने अपनी शर्त रखी थी। उसकी कही बात सुनकर इरहा का दिल और दिमाग काम करना बंद हो चुका था। उसके बाप ने कैसे संदिग्ध इंसान के साथ काम किया था, जो इंसान को इंसान ही नहीं बल्कि कोई खिलौना समझता था। अगर इतनी ही आपको अपनी नफ्स की आग बुझाने की पड़ी है, तो किसी कोठे पर क्यों नहीं चढ़ जाते? साहिर मीर, आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं यहाँ आपके पास मदद के लिए आई थी, अपना आप बेचने के लिए नहीं। इरा उसका गिरेबान दबोचती जख्मी शेरनी की मानी दहाड़ी थी। उसका दिल कर रहा था कि वो अपने सामने खड़े शख्स का मुंह नोच ले, जो कितनी आसानी से उसे गुनाह की दावत दे रहा था। इरहा दिलावर डर गई। मैंने कोई नाजायज मुतालबा तो नहीं किया, बल्कि तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हकीकत से रूबरू करवाया। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं। मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। तुम चाहो तो इनकार भी कर सकती हो, पर उसके बाद तुम्हारे बाप की जिंदगी की मैं कोई गारंटी देता। और भी तो बहुत हिसाब बाकी है तुम्हारे बाप से मेरा, जिसको चुकाना हो सकता है वो इससे पहले कि वो अपनी टिकट कटा ले। साहिर यूं ही लापरवाह अंदाज में कहता इरहा को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर चुका था। वो 20 साल लड़की अपनी स्याह नसीबी पर जितना रोती कम था। उसे पैसों की जितनी भी जरूरत थी, लेकिन सामने खड़े उस जालिम शख्स को देख
इरहा ने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि वो कुछ भी कर लेगी, लेकिन कभी भी उस शख्स की बात नहीं मानेगी। अमीरों को लेकर वो पहले ही उसके कुछ अच्छे ख्यालात नहीं थे, और अब रही सही कसर मीर साहिर ने पूरी कर दी थी। और अब तो उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया था कि अमीर लोग किसी के नहीं होते, उन्हें सिर्फ अपने मतलब और अपने फायदे से गर्ज होती है। दूसरी तरफ साहिर, जो कि इरहा के जवाब का मुंतजिर था, उसे यकीन था कि उसकी बात मान लेगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। जब कुछ देर तक इरहा इसी तरह बिना कोई जवाब दिए खड़ी रही, तो साहिर ने उसके चेहरे को सामने चुटकी बजाई। तो मिस इरहा दिलावर, क्या सोचा आपने? मैं जानता हूँ आपका जवाब हाँ होगा, इसलिए कल आप इसी वक्त मेरे ऑफिस में आ जाएगा। जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पर साइन करेंगी, जितने पैसे आप कहेंगी आपके कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे। साहिर ने मुस्कुराते हुए ये बात कही थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। आप जैसा घटिया शख्स मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। ये बात तो आपको पहले से ही मालूम थी ना कि अमीर लोग किसी के नहीं होते, उन्हें सिर्फ अपनी जात से गर्ज होता है। लेकिन आज अपनी आंखों के सामने मैंने देख भी लिया, आप जैसे अमीर लोग सिर्फ दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं। लेकिन मैं भी इतनी बेबस और मजबूर नहीं हुई कि पैसों के लिए आपकी हर बात मानती चली जाऊं। माना कि आपके पास बहुत पैसा है और आपको लगता है कि अपने पैसे से आप किसी को भी खरीद सकते हैं, तो ये आप भूल है आपकी। यहाँ पर मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई हूँ, ना कि अपने आप को बेचने के लिए। मुझे आपकी शर्त मंजूर नहीं है, और ना ही मुझे आप जैसे इंसान से पैसे चाहिए। अपने पैसे अपने पास रखे और अपने बाबा का इलाज मैं करवा लूंगी। इरहा के मुंह से इनकार सुनकर साहिर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी ये छोटी सी लड़की उसकी बात से इनकार करेगी। उसे तो यही लगा था कि वो जैसा कहेगा उसकी बात मान लेगी, लेकिन इरहा ने इनकार करके उसे काफी हैरत में मुब्तला किया था। वो जैसे ही अपनी बात मुकम्मल करके जाने के लिए पलटी, जब अपने पीछे उसे अपने गुस्से से भरी रोबदार आवाज सुनाई थी, और उसके कदम वही जम गए। जाने से पहले जरा अपने बाप का पुराना हिसाब सुनते जाओ। आज से ठीक 2 साल पहले तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, जो कि उसने कुछ ही अरसे में वापस करने का वादा किया। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी जब मेरी रकम मुझे वापस नहीं मिली, और ना ही तुम्हारा बाप मुझे कहीं दिखाई दिया, अब अगर तुम यहाँ तक आ ही गई हो, तो क्यों ना पुराना हिसाब भी क्लियर हो जाए। मुझे यकीन है तुम जैसी खुददार और इज्जतदार लड़की ये कर्ज जरूर वापस करेगी। इरहा ने पलटकर एक नजर सामने खड़े उस अमीर शख्स को देखा, जो शायद उसकी बेबसी का मजाक बनाने के लिए ऐसी बातें कह रहा था। आपको जो भी रकम है ना, वो मैं जल्दी अदा कर दूंगी, बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। इरहा ने ये कहकर अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, और दिल में यही सोच रही थी कि उस शख्स का कर्ज कैसे अदा करेगी। उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे कि अपने अब्बा का इलाज भी करवा सकती। इरहा ने कह तो दिया था, लेकिन अब इसी कश्मकश में थी और इसी सोच में थी कि वो इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आएगी, जब सामने वाले शख्स ने आगे अल्फाज उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच दी थी। जरूर, क्यों नहीं, तुम मेरे ड्राइवर की बेटी हो, और तुम्हारे कहने के मुताबिक तुम्हारे बाप ने हमारी बहुत खिदमत की है, इसलिए मैं तुम्हारे इतनी सी फेवर दी है। इसे तुम्हारे लिए मैं इतनी फेवर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, और 2 दिन के अंदर अंदर तुम मुझे मेरी रकम लौटा दो। लेकिन अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने मेरी रकम मुझे वापस ना की, तो उसके बाद तुम्हारे बाप की जिंदगी की गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपने बाप की तरह काफी समझदार और इज्जतदार लड़की हो, मुझे यकीन है 2 दिन के अंदर अंदर मेरी रकम मुझे वापस मिल जाएगी। इतना कहकर साहिर अपने काम में लग गया, जबकि सामने खड़ी रहा गहरी सोच में गुम थी। इतने पैसे तो वो अगले 3 साल में भी जमा नहीं कर सकती थी, जो उसके सामने बैठे जालिम शख्स से 2 दिन में उससे मांग लिए थे। लेकिन अब यहाँ मजीद खड़ा रहकर वो बहस करने का कोई भी फायदा नहीं था, इसलिए वो मुर्दा कदमों से उसके दफ्तर से बाहर निकल आई, और अब उसका रुख घर की जानिब था। वापसी पर सारे रास्ते वो यही सोचती रही थी कि इतने पैसों का बंदोबस्त वो कैसे करेगी। अभी तो बाबा के इलाज के पैसों का बंदोबस्त भी नहीं हुआ था, जिस घमंडी इंसान का कर्ज मैं कैसे अदा करूंगी। अच्छी तरह से वो जानती थी कि उसने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसे परेशान के लिए किया है,
और इसे बेबस करने के लिए किया है। लेकिन इरहा ने बस दिल में इरादा कर लिया था कि वो कभी भी उस शख्स को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। इसलिए वहां से सीधी वो अपनी एक दोस्त के पास आई थी और फिर अपने स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की हर दोस्त से बात करके देख ली। कुछ नहीं तो पैसे देने से ही साफ इनकार किया कर दिया था, और जो देने के लिए तैयार थी वो इन सब पैसों को जमा एक करके भी इन पैसों का आधा हिस्सा भी नहीं बन सकता था, जिसके बाबा ने कुछ साल पहले उस मालिक से कर्ज लिया था। इलाहा के पास अब एक ही रास्ता था कि वो इन सारे जेवरात को बेचते जो कि उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बना कर रखे थे। लेकिन वो जानती थी कि उनको बेचकर भी पैसे पूरे नहीं होंगे। वो जैसे ही घर पहुंची तो उसके बाबा उसके मुंतजिर थे। मेरे बच्चे ने आज आने में बहुत देर कर दी। उन्होंने उसे बहुत मोहब्बत और शफकत से अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर पूछा था। वो पिछले 1 साल से इसी तरह बीमार थे और बीमारी ने उनकी सारी ताकत खत्म कर दी थी। अब तो वो बिल्कुल बिस्तर के साथ लटके थे। उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी, जो इस दुनिया के जालिम रवैये से वाकिफ नहीं थी। लेकिन वो भी मजबूर थे, अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ नहीं बाबा, आज मुझे फरवा के घर किसी काम से जाना था, बस मैं वहीं चली गई थी। और आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत किया करें। अब मैं बिल्कुल छोटी बच्ची नहीं हूँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं सब कुछ संभाल सकती हूँ। आप देखना, बहुत जल्द आपका एक अच्छे और बड़े से अस्पताल से मैं इलाज भी करवाऊंगी और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम दोबारा से पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। इरहा ने खुश होते हुए अपने बाबा को अपने ख्यालात बताए थे, जिन्हें सुनकर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और इसके साथ एक उदासी भी थी। वो जानते थे कि उनकी बेटी बहुत ही मासूम है, जाने क्या सोचकर बैठी है। लेकिन वक्त पर हालात से लड़ना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पर उन जैसे एक और मजबूत मर्द हालात के हाथों मजबूर होकर हार गया था। वहां उनकी ये मासूम सी बेटी कहाँ हालात का मुकाबला कर सकती थी, लेकिन अपनी बेटी की खुशी के लिए उसकी हाँ में हाँ मिला देते थे, जबकि हकीकत से वो अच्छी तरह वाकिफ थे कि उनका इलाज इतना आसान नहीं था। उसके लिए अच्छी खासी रकम की जरूरत थी और उनके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा था। सारी जमा पूंजी तो वो लोग पहले ही खर्च कर चुके थे। बस अपनी बेटी की खुशी के लिए वो अपनी आंखों में वो उम्मीद खत्म होने नहीं देते थे। जी मेरा बच्चा, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि एक दिन मेरी बेटी वो सब कुछ करेगी जो उसके बाबा चाहते हैं, और हम दोबारा से बिल्कुल पहले जैसे हो जाएंगे, जैसे पहले थे। उन्होंने प्यार से इरहा के सर पर बोसा दिया था और फिर इधर उधर की बातों में वक्त गुजारा और शाम हो चुकी थी। इरहा अपने घर के सारे कामों से फारिग होकर बाबा को दवा देकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और अब उसकी सोचों का मरकज बस एक ही चीज थी कि इतने पैसों का बंदोबस्त आखिर कैसे करेगी। लेकिन उसे हार नहीं माननी थी। अभी उसके पास 2 दिन थे। पूरी रात इसी तरह गुजर गई थी। सुबह उठते ही बाबा को नाश्ता करवाकर वो घर से निकली थी ताकि कहीं ना कहीं पैसों का बंदोबस्त हो सके। और फिर कहते हैं ना, बुरी वक्त में तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। इरहा के भी सारे रिश्तेदारों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि सब लोगों को यही लगता था कि उसका बाप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन जी रहा है। ऐसे में उन लोगों का कर्ज वापस कौन करेगा। यही सोचकर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और वो दिन भी इसी तरह गुजर गया जब इरहा मायूस होकर घर वापस लौट आई, और ये 2 दिन इसी तरह से गुजर गए। रात को अपने सारे काम खत्म करके अपने कमरे में मौजूद थी और अब तो इस शख्स की दी हुई मोहलत भी खत्म हो गई थी। बार बार उसके कहे अल्फाज जहन में चल रहे थे। अगर 2 दिन में तुमने मेरे कर्ज अदा ना किया तो इसके बाद तुम्हारे बाप की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इरहा के लिए उसके बाबा सबसे ज्यादा अहम थे और जालिम शख्स का कोई भरोसा नहीं था कि वो कुछ भी कर सकता था। इस बात का अंदाजा तो इरहा को उसे पहली नजर में देखकर ही हो गया था। जो शख्स पैसों के लिए उसके सामने यही शर्त रख सकता था, उसे किसी भी चीज की उम्मीद रखी जा सकती थी। अचानक से ही इरहा का फोन बजने लगा। उसे यही लगा कि शायद कोई मदद करने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए फौरन से फोन उठाया। मगर जो आवाज सामने से सुनने को मिली उसने तो जैसे जिस्म से रूह ही खींच ली थी। जी तो मिस इरहा, मुझे यकीन है कि आपने पैसों का बंदोबस्त कर लिया होगा। वक्त और जगह तो आपको याद ही है। कल आप मेरे ऑफिस में आ जाइएगा, मैं आपका वहीं वेट करूंगा। वक्त पर पहुंच जाइएगा।
क्योंकि मुझे ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं है। ये कहकर सामने वाले ने फोन बंद कर दिया था, जबकि इरा इसी सोच में गुम थी कि वो कल जाकर उसे क्या जवाब देगी। आज फिर वो इसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी, जिसके अंदर रहने वाले लोग बहुत ही छोटे थे। आज उसमें बिल्कुल भी आगे जाने की हिम्मत नहीं थी। अगर वो अकेली होती तो यकीनन उस शख्स की बात मानने से मर जाना बेहतर समझती, लेकिन अपने बाबा की जिंदगी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसलिए दोबारा उस जगह मौजूद थी जहाँ वो वापिस आने का कभी उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इरा जैसे ही साहिर के ऑफिस में जाने लगी, पीछे से किसी की आवाज ने उसके कदम वहीं रोक दे। 1 मिनट रुकिए मैम, आप इस तरह से कहाँ अंदर जा रही हैं? एक लड़की ने पीछे से आकर इरा को अंदर जाने से रोका। वो लड़की यकीनन इस दफ्तर में ही काम करती थी। वो मैं इरा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कहे। वो मुझे साहिर से मिलना है। इस तरह से साहिर का नाम लेने पर वो लड़की भी हैरत से इरा को देखने लगी। आखिर ये कौन थी जो मीर साहिर को उसके नाम से बुला रही थी? लेकिन थोड़ी देर बाद अपनी हैरत पर काबू पाते वो लड़की दोबारा से बोली, देखिए मैम सर, अब इस वक्त एक जरूरी मीटिंग में है, तो आप जरूर अंदर नहीं जा सकती। तो आप यहीं बैठकर उनका इंतजार करना होगा आपको। क्या आपकी उनसे कोई अपॉइंटमेंट है? उस लड़की ने दूसरा सवाल किया, जिसके जवाब में इरा ने ना में सर हिलाया। तो फिर आप सर की कोई रिलेटिव है? इरा के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने यही कहा कि वो अपने सर को उसके आने की इत्तला दे दे और खुद ही वो उसे बुला लेंगे। वो लड़की हाँ में सर हिलाती अपनी सीट पर चली गई और उसके साथ उसने इरा को भी अपने सामने एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह थोड़ी देर बाद उसने फोन उठाकर साहिर को इरा के आने की इत्तला दी। मैम, सर का कहना है कि अभी वो अपने काम में बिजी हैं, आपको थोड़ी देर उनका वेट करना होगा। जैसे ही वो फ्री होंगे तो आपको उनके ऑफिस में भेज दूंगी। इरा को समझ नहीं आया था कि आखिर वो मगरूर शख्स चाहता क्या है। कल रात को खुद ही तो फोन करके वक्त पर आने का कहा था, और अब जबकि वो वक्त पर आई थी तो इससे इंतजार करवा रहा था। यकीनन ये उसे जलील करने का एक नया बहाना था। इरा के दिल में साहिर के लिए मजीद बदगुमानी और नफरत पैदा हो गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो फौरन सब कुछ छोड़कर यहाँ से बाहर भाग जाए और दोबारा से उस शख्स का सामना तक नहीं करना चाहती थी जिसमें इस कदर अना हो। और ऐसे खुद कर इंसान से तो मिलना कोई भी पसंद नहीं करता होगा। जो लोग भी यहाँ मौजूद थे अपने किसी न किसी जरूरत की वजह से यहाँ पर मौजूद, वरना ऐसे घमंडी इंसान के साथ कौन काम कर सकता था। आधा घंटा इसी तरह गुजरा जब उस लड़की ने इरा को अंदर जाने की इजाजत दी थी। इरा अंदर जाकर इस तरह से सर झुकाकर खड़ी हो गई थी जैसे वो कोई मुजरिम हो और सामने खड़ा शख्स उसके जुर्म की सजा सुनाने वाला हो। वैसे भी अब जो आगे से उसके साथ होने वाला था वो किसी सजा से कम तो नहीं था। साहिर अभी तक अपने कामों में मसरूफ था, इसलिए मसरूफियत में अंदाज ने उसने एक नजर अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर कहा, जीता मिस इरा, मुझे यकीन है कि आप अपने वादे के मुताबिक आप पूरी रकम लेकर आएंगी। काम करने के साथ साथ उसने मसरूफ से अंदाज में उसको सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, जबकि वो अभी भी खामोशी से खड़ी थी। इरा को इस तरह से खामोश खड़ा देख साहिर ने सारा काम छोड़ दिया था। अब उसकी सारी तवज्जो इरा की जानिब थी। जब उसने दोबारा से इरा को मुखातिब किया, शायद आप अपनी ही किसी सोच पे उल्टी हुई हैं, इसलिए आपको मेरी बात सुनाई नहीं दी। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए इस काम को जितनी जल्दी हम लोग निपटा दे इतना जल्दी अच्छा होगा। इरा ने नजर उठाकर एक मर्तबा दोबारा से अपने सामने बैठे उस शख्स को देखा और फिर किसी मुजरिम की तरह अपना जुर्म कबूल किया। मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट के पेपर तैयार करवा लिए थे। मुझे यकीन है कि अब आपको इस कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। साहिर अपनी कुर्सी से उठकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया था और जैसे ही उन पेपर्स पर साइन करने के लिए कहने लगा, जितनी रकम आप कहेंगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये कहते उसने इरा को बैठने के लिए कहा, मेरे ख्याल में आप सोचते समझने का कोई फायदा नहीं है। इरा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो पेपर उठाए और इससे पहले कि वो उन पर साइन करती, साहिर की रोबदार आवाज दोबारा से उसके कान में पड़ी, 1 मिनट, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपको मेरी हर शर्त माननी पड़ेगी। अगर आप मेरी हर बात और हर शर्त मानने को तैयार है
तो आप इन पेपर्स पर साइन कर सकती है। इसके अलावा मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बाबा के इलाज के लिए जितनी भी रकम आप कहेंगी वो आपके अकाउंट में डाल दूंगा। इसके साथ आपके बाबा का इलाज शहर के सबसे बड़े और महंगे अस्पताल में शुरू करवा दूंगा। मुझे आपकी तमाम शर्त मंजूर है। ये कहते ही इराह ने पेपर्स पर साइन कर दिए थे, जबकि साहिर के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे उसने बहुत कीमती चीज जीत ली। इराह के साइन करने की देर थी कि साहिर ने वहीं बैठे बैठे उसके बाबा के इलाज का सारा बंदोबस्त कर दिया था, जबकि वो हैरत से देख रही थी। जो काम वो पिछले 1.5 सालों से नहीं कर पा रही थी, उस शख्स ने 1.5 मिनट में कर दिया था। और आज वो उससे पैसे की अहमियत समझ आई थी। पैसे से इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। बस खामोशी से बैठी वो सब देख रही थी। साहिर ने अपना सामान समेटना शुरू किया और अपनी जगह से उठा। चलो लड़की, मैंने अपना वादा पूरा किया, अब उठो और मेरे साथ घर चलो। इस घर में तुम्हें किस तरह से रहना है ये मैं तुम्हें रास्ते में हर चीज अच्छे से समझा दूंगा। साहिर के चलने की बात पर तो इरा की हैरत से आंखें फैल गई और वो फौरन अपनी जगह से उठी। क्या मतलब आपकी इस बात का कि मैं आपके साथ घर चलूं? ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो मैंने अपने बाबा की वजह से मजबूरी में की है। मैं कोई आपकी असली फी वाली बीवी तो नहीं हूं ना जो आपके साथ घर चलूंगी। साहिर ने हैरत से उस लड़की को देखा जो कि अपने आप को उसकी असली बीवी नहीं मानती थी। शादी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर ही की गई है, ये किसी और वजह से। शादी शादी होती है और असल होती है। और यहाँ तक की बात है तुम्हारी मेरे साथ घर चलेगी तो यकीनन मैं कोई पागल इंसान तो नहीं हूँ और बिल्कुल नजर नहीं आता जो सिर्फ इन पेपर्स पर साइन कराने के बदले मैं तुम्हारे बाप का इलाज पूरा खर्चा उठाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और वहां मैं जैसे कहूंगा उस तरह रहना होगा। इरा उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने फौरन इनकार कर दिया। मैं कभी भी आपके साथ नहीं जा सकती, आपके घर में कभी नहीं जाऊंगी। ओह, तो मोहतरमा मेरे साथ नहीं जाना चाहते? साहिर अब के उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। लेकिन आप एक बात भूल रही हैं मिस्टर, हाँ, आपके पास इनकार करने का हक ही नहीं है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात भी शामिल है कि आपको मेरी हर बात हर शर्त माननी होगी। और अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की कोशिश की या फिर मेरी किसी बात से इनकार किया तो जो रकम आपके वालिद साहब को कर्ज के तौर पर दी गई थी ना, उसे दुगनी रकम आपको मुझे वापस लौटानी होगी। तो फैसला अब आपके हाथ में है। अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो जो रकम आप 2 दिन में जमा नहीं कर पाई उससे दुगनी रकम अभी मुझे दे दे और जहां आप जाना चाहती है जा सकती है। और मैं भी अपने मुलाजिम को फोन करके मना कर देता कि आपके वालिद साहब का इलाज करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप काम खुद बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साहिर ने अपना फोन उठाया ताकि फौरन से ही इरा ने उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, मैं आपके साथ आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ। इरा का जवाब सुनकर साहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, जैसे वो फौरन ही छुपा गया। गुड गर्ल, मेरे घर में मेरी मॉम और मेरी दादी है। मॉम से मुझे कोई कर्ज नहीं है और तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी का ही ख्याल रखना है। इस मामले में मैं किसी किस्म की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये समझ लो कि मेरी दादी ही मेरे लिए सब कुछ है। और हाँ, इन्हें तुम इस बारे में कुछ नहीं बताओगी जो कुछ भी हम दोनों के बीच में है। इस बारे में उनके सामने तुम यही कहोगी कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम दोनों ने मोहब्बत की ही शादी की है। और उनके सामने तुम्हें मेरी एक अच्छी और मोहब्बत करने वाली बीवी बनकर रहना होगा। याद रहे कि गलती से भी उन्हें यह हकीकत मालूम नहीं होनी चाहिए कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो इंजान की जिम्मेदार तुम खुद होगे। साहिर ने गाड़ी में बैठते उसे बहुत कुछ अच्छी तरह समझा दिया था। गाड़ी एक बड़े से आलीशान बंगले के अंदर दाखिल हुई। साहिर उसे अपने साथ अंदर ले आया था, जहां सामने ही दादी जान बेसब्री से उन दोनों के आने की मुंतजर थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, ये है आपकी बहू इरहा, और इरहा ये है मेरी दादी जान, ये मेरी सब कुछ है। साहिर ने दादी जान का हाथ पकड़े हुए मोहब्बत से कहा। अरे माशाल्लाह, मेरी बहू तो बहुत प्यारी है। दादी जान ने इरहा और साहिर को दोनों को अपने पास बिठाया और इन्हें ढेरों दुआएं देने लगी। साहिर उनकी हर दुआ को आमीन कहता चला गया। इरहा अभी तक समझ ही नहीं पा रही थी कि वो शख्स चाहता क्या था। एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के
पीछे कौन सी वजह थी। जिस तरह से वो अपनी दादी के साथ ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि इरा उसकी पसंद है और उन्होंने मोहब्बत की शादी की है। आखिर वो अपनी दादी को क्यों धोखा दे रहा था, लेकिन वो चाहकर भी नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि साहिर ने उसे सख्ती से मना किया था कि उसकी दादी से इस बारे में कोई भी बात नहीं कहेगी। इस घर में इस शख्स के कहने के मुताबिक ही रहना था। लेकिन सुबह से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ था, इरा को इतना अंदाजा हो गया था कि वो शख्स इतना बुरा नहीं है। इस शादी को करने के पीछे इसकी कोई बहुत बुरी नीयत नहीं थी। यकीनन उसके पीछे कोई और वजह थी, क्योंकि अगर सिर्फ इरा की खूबसूरती से मुतासिर होकर उसकी कीमत लगाई होती तो यकीनन अपने इस घर में बिल्कुल न लेकर आता। इस जैसे अमीरजादे के पास इरा को किसी दूसरे घर में रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अपने इस घर में लेकर आया था जहां पर उसकी दादी मौजूद थी और अपनी दादी से मिलवाया भी था। इस सारी बातों से यही लगता था कि इसका कोई और ही मकसद था, लेकिन वो क्या था ये कोई नहीं जानता था। साहिर दोबारा ऑफिस चला गया था, जबकि मुलाजमा दादी के कहने पर इरा को साहिर के कमरे में छोड़ गई। इतना बड़ा कमरा और कमरे की हर चीज एक से बढ़कर एक थी। इरा तो ये सोचकर ही घबरा गई थी कि उसे इस शख्स की बीवी बनकर उसके साथ इसी कमरे में रहना होगा। वो कहने को तो उसकी बीवी थी, लेकिन वो खुद भी ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि शादी सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त के लिए की गई है और बहुत जल्द जाहिर से वो उसे छोड़ देगा। और ऐसे में वो कैसे ऐसे शख्स के साथ एक ही कमरे में रह सकती थी। काफी देर इसी तरह सोचते गुजर चुकी थी और फिर जैसे ही रात हुई और साहिर के पास वापस आने का वक्त हुआ, इरा खामोशी से उस कमरे से निकलकर बाहर आ गई। दादी की नजरों से बचने के लिए वो घर के पिछले हिस्से में आ गई थी, ताकि किसी की इस पर नजर न जाए और किसी को भी शक न हो। साहिर अब अपने कमरे में आया तो इसे इरा कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। जब वो दादी के कमरे गया तो वो वहां भी नहीं थी। आखिर ये लड़की कहाँ जा सकती है, और वो रात के इस वक्त, और वो भी मुझे बिना बताए। कि ऐसा तो नहीं कि लड़की मेरे साथ धोखा करके यहाँ से भाग गई है। अगर तो इसने ये हरकत की है तो फिर अपने साथ बहुत बुरा किया है। साहिर गुस्से में ही घर से बाहर निकला था और चौकीदार से पूछने लगा, लेकिन जब चौकीदार ने भी यही कहा कि घर से कोई बाहर नहीं गया तो उसे वाकई में परेशानी होने लगी कि ऐसा तो नहीं वो लड़की इसकी सुतेली माँ की किसी साजिश का शिकार हो गई है। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी इल्हा उसे कहीं नहीं मिली थी। जब भी वो अपनी सौतेली माँ के कमरे में पहुंचा, अरे वाह, आज तो साहिर खुद मेरे कमरे में आया। आखिर ऐसी क्या बात होगी कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा। समीरा बेगम साहिर को अपने कमरे में देखकर हैरान थी। मुझे आपकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए आया कि मेरी बीवी को आपने कहाँ छुपाया। बीवी के नाम पर समरीन बेगम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फौरन से बोली, मुझे नहीं मालूम कि वो लड़की कहाँ है। और अब साहिर का जवाब दे गया था जब वो गुस्से से अपनी माँ की तरफ पड़ा और फौरन से अपनी सफाई देने लगी। देखो साहिर, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं है। मुझे तो मुलाजमों से ये मालूम हुआ था कि तुमने शादी कर ली है और तुम एक लड़की को कर ले आए हो। मेरी तो उससे मुलाकात भी नहीं हुई है। ऐसे में मुझे कैसे मालूम होगा कि वो कहाँ है। उन्होंने जल्दी से अपनी सफाई पेश की थी। अच्छी बात है कि आपको इस बारे में कुछ ना ही मालूम हो। अगर मुझे पता चला इसमें जरा भी आपका हाथ है तो अच्छा नहीं होगा। आपसे जितना हो सके उस लड़की से दूर रहेगा। वो ना सिर्फ मेरी बीवी है बल्कि मेरी मोहब्बत भी है, और मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ पहुंचे। अगर आपने गलती से भी उसके बारे में कुछ बुरा सोचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहिर ये कहकर कमरे से बाहर निकला, जबकि पीछे समरीन बेगम शदीद हैरत में मुब्तला थी कि आखिर ये कौन सी लड़की थी जो एक ही दिन में साहिर को उसकी इस कदर अजीज हो गई थी, जिसके लिए आज उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लेकिन इस बात से मुतमईन थी वो, इस सब में उनका कोई हाथ नहीं। साहिर के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी और ये बात भी वो अच्छी तरीके से जानती थी कि अगर वो इस घर में मौजूद थी तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ये साहिर अपने बाप के किए हुए वादे को निभा रहा था। और अगर साहिर चाहे तो एक लम्हे में उसे घर से बाहर बेदखल कर सकता था। अभी वो लॉन्च में आकर यही सोच ही रहा था कि आखिर ये लड़की कहाँ चली गई, जब मुलाजमा भागते भागते उसके करीब आई। साहिब जी, बेगम साहिबा मिल गई। वो घर के पिछले हिस्से में है।
साहिर गुस्से से अपनी जगह से उठा था। पिछले हिस्से में आधे केले से उस लड़की को पागलों की तरह ढूंढ रहा था और खुद अपनी मर्जी से घूम फिर रही थी। साहिर जल्दी से करके पीछे वाले हिस्से में गया, जो कि साहिर ने अपनी ही पसंद से बनाया हुआ था। ये वाला हिस्सा घर के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग और बहुत खूबसूरत था। एक ऐसा खूबसूरत सा बाग था जहां पर हर तरह के खूबसूरत और महंगे फूल लगे हुए थे, और ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत थी। साहिर जब भी परेशान होता तो वहां जाकर उससे सुकून लेता था, और वहां से इसकी बहुत सारी अच्छी यादें भी जुड़ी हुई थी। वो जैसे ही वहां पहुंचा तो इरा सामने से जमीन पर बैठी हुई नजर आई। साहिर ने हाथ के इशारे से मुलाजिमा को जाने के लिए कहा और खुद चलता हुआ उस लड़की के करीब आया, जो कि इसके सुकून का खराब करके खुद और बहुत सुकून से यहाँ बैठी हुई थी। साहिर ने एक झटके से उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचा, जबकि वो इस अचानक होने वाले हमले से खौफजदा हो गई थी। अभी वो पहले वाले हमले से भी नहीं संभली थी जब साहिर ने उसे अपने सामने किया और गुस्से से उसके चेहरे पर झाड़ा। किसकी इजाजत से तुम यहाँ आई हो? मैं तुम्हें इस घर में घूमने फिरने के लिए नहीं लाया, और ना ही तुम यहाँ की मालकिन हो। तो अपने आप को यहाँ की मालकिन समझकर घूमने फिरने की बजाय जिस काम के लिए रखा गया ना, उसे बेहतर होगा कि वही करो और इस पर तवज्जो दो। और अगर आज के बाद तुमने मुझे इस तरह तुम घर में घूमते फिरते कहीं दिखाई दी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अब चलो मेरे साथ। ये कहते ही साहिर उसे अपने साथ घसीटते हुए अपने कमरे में लाया था, जबकि एक हाथ साहिर से मजीद खौफजदा हो गई थी। कमरे में आते ही साहिर का गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ और इस तेरा को अपने सामने बिठाया। देखो, मेरी बात गौर से सुनो और इस बात को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो। मैं नहीं चाहता कि मैं बिना किसी बात के इस तरह तुम पर गुस्सा कर। मैंने रास्ते में तुम्हें हर चीज अच्छी तरह से समझा दी थी। एक मर्तबा फिर से मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। तुम्हें इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी जान का ख्याल रखने के लिए वो रखा है मैंने। तुम्हें उनके खाने पीने का, उनकी दवाइयों का, हर चीज का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है, और इसमें जरा बराबर भी लापरवाही में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो और उनकी तन्हाई के एहसास को कम करो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। और एक बात और, मेरी मॉम से जितना हो सके दूर रहना। अगर वो तुमसे कुछ भी पूछे तो उनकी किसी बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही उनके सामने आने जाने की जरूरत है, और ना ही अपने कमरे से बिना इजाजत बाहर निकलने की जरूरत है। जितना काम तुम्हें समझाया गया ना, बस उसी पर ध्यान दो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जबकि हिरा पहले ही साहिर के गुस्से से इस कदर खौफजदा थी कि उसकी हर बात पर खामोशी से हाँ में सर हिलाते गई। साहिर को भी उसकी ऐसी हालत देखकर एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात की है, इसलिए अब वो उससे नरमी से समझा रहा था, और हिरा उसकी सारी बातें समझ भी गई थी। आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने तो कहा था कि साहिर की जिंदगी में कोई लड़की नहीं, तो फिर ये अचानक से लड़की कहाँ से आ गई? ना सिर्फ कोई लड़की आई है बल्कि उसकी बीवी बनकर उसके घर में आ गई। मुझे यकीन है कि साहिर उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसीलिए तो उससे शादी करके घर ले आया, और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझसे कहा था कि मैं बस अभी सब्र करूं और कुछ ना करूं, और अब साहिर के रिश्ते पर राजी कर लेगी। लेकिन आप पर भरोसा करने का क्या नतीजा निकला? साहिर किसी दूसरी लड़की को बीवी बनाकर कर ले आया है, और मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठी हूँ। माया शदीद गुस्से और सदमे में थी, जबकि समरीन बेगम अपनी इकलौती बांझी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो बहुत जल्दी इस लड़की को साहिर की जिंदगी से दूर कर देंगी। साहिर की बीवी अगर कोई बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी बांझी माया ही है, और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मगर माया को अपनी खाला के किसी भी मंसूबे पर भरोसा नहीं था। माया साहिर को पसंद करती थी, उसकी दौलत, उसकी खूबसूरती पर मरती थी, जबकि समरीन बेगम भी यही चाहती थी कि साहिर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो कि उसकी खानदान की हो, ताकि कल को उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े और वह सुकून से अपनी जिंदगी इस घर में ऐश से गुजार सके। अगर साहिर अपनी पसंद की किसी लड़की से शादी करता तो यकीनन समरीन बेगम का इस घर में रहना मुश्किल हो जाता और उनकी मर्जी ना चलती। इसीलिए उन्होंने शुरू से ही माया को ये उम्मीद दिलाई थी कि वो माया की शादी साहिर से करवाएंगी, जबकि माया भी शुरू से ही साहिर के सपने देखती आ रही थी। अब अचानक किसी और को साहिर की जिंदगी में आ जाना दोनों के लिए बड़ा सदमा था।
मगर समलीन बेगम भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो साहिर की सुतीली माँ थी। उन्होंने पैसे की खातिर साहिर के वालिद से दूसरी शादी की थी और उनके दफ्तर में एक छोटी सी वो मुलाजमत करती थी। और फिर अपनी खूबसूरती का जादू दिखाकर उन्होंने साहिर के वालिद को इस कदर अपने कब्जे में कर लिया था कि उससे शादी के बाद उस घर में आ गई थी। जबकि साहिर के वालिद भी उसकी कम उम्री और खूबसूरती पर मर मिटे थे, इसलिए उसे अपनी बीवी बनाकर यहाँ ले आए थे। और इस औरत ने एक ही दिन बाद साहिर को माँ की मोहब्बत ले दी थी, बल्कि बाप से भी दूर कर दिया था। यही वजह थी कि साहिर शुरू से ही अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करता था। वो उसकी चालबाजियों से अच्छी तरह वाकिफ था और अपने वालिद की वफात के बाद सिर्फ और सिर्फ इस वजह से उस घर में रखा हुआ था कि वो अपने वालिद से वादा कर गया था कि वो उनके बाद उनकी हर चीज का ख्याल रखेगा। यही वजह थी कि समलीन बेगम अभी तक इस घर में मौजूद थी, मगर अपनी चालाकी और मक्कारियों से वो बाज नहीं आई थी। मैं बस देखती जाओ कि किस तरह उस लड़की को सिर्फ इस घर से निकालती हो, बल्कि साहिल की जिंदगी से भी दूर कर दोगी। बस कर दे आंटी, साहिल उससे शादी कर चुका है। मुझे आपकी किसी भी किस्म की कोई तसल्ली नहीं चाहिए। माया अब भी उनकी किसी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं थी। देखो माया मेरी जान, मुझे सबसे ज्यादा तुम अजीज हो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हो। बस देखती जाओ कि किस तरह साहिल खुद उस लड़की को इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेगा। ये बात कहते समलीन बेगम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जबकि माया अच्छे तरीके से जानती थी कि वो औरत किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए एक मर्तबा फिर माया ने उन पर भरोसा किया था और उनके साथ मिलकर मुस्कुराने लगी थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। साहिल ने इरहा को दादी की सारी रूटीन बता दी थी। उनकी सारी मेडिसिन के बारे में भी वो अच्छी तरह समझा दिया था और अब तो इरहा का सारा दिन उन्हीं के साथ गुजरता था। साहिल सुबह ही सुबह ऑफिस चला जाता। उसके बाद इरहा सारा वक्त दादी के साथ गुजारती और थोड़े ही दिनों में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इरहा उनका दिल से ख्याल रखती थी और उनकी फिक्र और ख्याल था कि उनकी तबीयत काफी बेहतर हो गई थी। साहिर भी ये देखकर बहुत खुश था कि इरहा उसका दिल से ख्याल रखती है और आज वो अपने ऑफिस से जल्दी आया था कि कुछ वक्त अपनी दादी के साथ गुजार सके। शाम का वक्त था जब साहिर दादी जान के साथ बाहर लॉन में मौजूद था। इरहा दोनों के लिए चाय ले आई थी। इरहा को देखते ही दादी जान ने दुआएं देनी शुरू कर दी थी। साहिर तुम्हारी पसंद तो बहुत ही अच्छी है। जब तुम इस लड़की को पहली मर्तबा घर लेकर आए थे ना, उसी वक्त इसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि ये किसी अच्छे घर की है और बहुत ही सुलझी हुई है और मासूम है। और अब तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन हो गया है। उन्होंने इरहा को अपने पास आने का इशारा किया और इसे पास बिठाकर साहिर के सामने उसकी तारीफें करने लगी थी। सहर भी बहुत दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था। जैसे लड़की में तुम्हारी जिंदगी में चाहती थी ना, इरहा बिल्कुल वैसी है। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ साहिर। तुमने मेरी दिल खुश कर दिया ये सब करके, इस प्यारी सी लड़की को मेरी बहू बनाकर। और अब मैं दिल से दुआ करती है कि तुम दोनों इसी तरह खुश और आबाद हो, ताकि मैं सुकून से मर सकती। अल्लाह ना करे दादी जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अभी तो आपने हम सबके साथ मिलकर एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारनी है। साहिर ने जल्दी से उनकी बात के जवाब में ये बात कही, जबकि वो साहिर की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। हाँ बिल्कुल, इस तरह तुम्हारी बीवी हर वक्त मेरा ख्याल रखती है ना, अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं अब कुछ अरसा और जी जाऊंगी। लेकिन इस तरह से नहीं। अब खैर तुमने शादी कर ही ली है तो मुझे कुछ घर में रौनक चाहिए। तो फिर तुम दोनों कब मुझे खुशखबरी सुना रहे हो। बस मेरी एक यही ख्वाहिश बाकी है। मैं चाहती हूँ कि जब मेरा पोता आए तुम इसे जल्द से जल्द पूरा करो। दादी जान की फरमाइश पर इरहा ने हैरत से उनकी जाने देखा, जबकि साहिर बिल्कुल इत्मीनान से बैठकर उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। जी दादी जान, आप बस दुआ किया करें, इंशाल्लाह आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। साहिर ने बहुत गौर से इरहा को देखते हुए कहा था और उसकी बात का जवाब दिया था, जबकि इरहा साहिर का जवाब सुनकर मजीद हैरान हुई थी। आखिर ये शख्स चाहता क्या था। क्यों अपनी दादी जान के जज्बात के साथ इस तरह मजाक कर रहा था। लेकिन इरहा ने सोच लिया था कि वो दादी जान से मजीद झूठ नहीं बोलेगी। वो कितनी मोहब्बत करती थी इरहा से, और जब उन्हें हकीकत मालूम हो जाएगी तो उनका दिल बुरी तरह टूट जाता है। इरहा ने फैसला कर लिया था कि वो इस बारे में साहिर से जरूर बात करेगी कि वो मजीद अपनी दादी जान को कोई झूठी उम्मीद ना दे।
इसी तरह बातों में कुछ वक्त गुजरा और फिर दादी जान को आराम का वक्त हो गया और इन्हा उनके कमरे में उन्हें छोड़ आई और अपने कमरे में आकर साहिर का इंतजार करने लगी, जो अपने किसी काम से बाहर चला गया था। अब वो दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रही थी कि इस तरह शादी के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। इरा शुरू से ही ऐसी थी, सबकी हमदर्द थी। वो कभी भी अपनी वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती थी। काफी देर इसी तरह इंतजार करते गुजरी। फिर जैसे ही साहिर अपने कमरे में आया तो रिहा हिम्मत जमा करती उसके सामने मौजूद थी। सुनिए, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। पूरे 1 महीने से इरहा ने पहली मर्तबा साहिर को खुद से मुखातिब किया था। वो जो अभी अभी कमरे में आया था, इरहा की आवाज सुनकर वहीं रुक गया। उसकी बात सुनने लगा। देखिए, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसमें मैं खामोश रही, लेकिन अब जो कुछ आप अपनी दादी जान के साथ कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। एक तो आपने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला कि हम दोनों ने मोहब्बत की शादी की है, और अब आप जो इन्हें झूठी उम्मीदें दे रहे हैं ना, कभी आपने ये बात सोची है कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और मैं इस घर से चली जाऊंगी तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी? साहिर बहुत सुकून से उसकी सारी बातें सुन रहा था। आखिर में यही कहा, वो मेरी दादी है, इसलिए मुझे उनकी तुमसे ज्यादा फिक्र है। तुम्हें उनके लिए परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। तुम्हें मैंने जिस काम के लिए रखा है ना, बस खामोशी से वही करो और बाकी की सारी बातें भूल जाओ। साहिर ये कहकर आगे बढ़ा ही था जब पीछे से इरहा की आवाज सुनाई दी। मैं मजीद उनसे ये झूठ नहीं बोल सकती, मुझे अपनी बेटी समझती है और मैं चुपचाप उनके सामने जाती। वो बहुत मोहब्बत से पेश आती है, मुझे बहुत दुआएं देती है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने इसी तरह धोखे में रखूं। अब जब मैं मजीद उनसे झूठ भी नहीं बोल सकती, मैं सुबह ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। शायर उसकी बात सुनकर गुस्से से पलटा था। देखो लड़की, अगर मैं तुमसे नरमी से पेश आ रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुमने अपनी मर्जी शुरू कर दी। वो मेरी दादी है, मुझे तुमसे ज्यादा उनकी फिक्र है। उनके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, और अगर तुमने गलती से ही उनके सामने कोई बात कही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी जुबान को बंद रखो और अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करो, और शुक्र करो मैंने सिर्फ तुम्हें इस घर में अपनी दादी की देखभाल के लिए रखा है, कोई और शर्त नहीं रखी। वरना कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी शामिल है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, और 6 महीने के लिए ही सही तुम मेरी असल बीवी बनकर रहोगी, अगर तुम खुद समझदार हो। साहिर ये कहकर वहां से जा चुका था क्योंकि उसकी आखिरी बात पर इरहा को मजीद परेशान हो गई थी। वो शख्स किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता था और उससे किसी भी चीज की उम्मीद की जा सकती थी। यही सोचा था कि उस सारे मामले में खामोश रहेगी, ये उसी के लिए बेहतर था। इस घर में आए हुए इरहा को 2 महीने गुजर गए थे। उसके अब्बा का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में हो रहा था और वो पहले से काफी बेहतर थे। इरहा कभी कभार साहिर से इजाजत देकर अपने बाबा से मिलने के लिए चली जाती। इरहा के ख्याल रखने से दादी जान भी काफी खुद से चलने फिरने के काबिल हो गई थी और काफी बेहतर हो गई थी। दादी जान जल्दी से अपनी दवा खा लें फिर सोने के लिए लेट जाए। आप जानती है ना, क्या ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इरहा में दवाई खाने पर मजबूर कर रही थी, जबकि दादी जान अब दवाइयों के नाम पर बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती थी। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मेरी बेटी, अब तो इन दवाइयों से मेरा पीछे छुड़वा दो। पहले ही अकेला साहिर था कि हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था, अब तुम भी उसके साथ मिल गई हो। वो इसलिए मेरी प्यारी सी दादी, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। एक मर्तबा आप मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, उसके बाद आप जो भी चाहें उस सारी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है। अब जल्दी से ये दवा खा ले। इरा ने बहुत मोहब्बत से उन्हें दवा खिलाई थी और उन्हें बिस्तर पर लिटाकर अपने कमरे में आ गई थी। साहिर आजकल काफी देर से घर वापस आता था। वापस आकर भी वो अपने कमरे में से जुड़े दूसरे कमरे में जाकर सो जाता था। सुबह भी जल्दी ही ऑफिस चला जाता था। इरहा को अपने कमरे में आकर लेटे काफी देर गुजरी थी जब मुलाजमा भागती इरहा के पास है। बेगम साहिबा जल्दी चढ़े, बड़ी बेगम साहिब को पता नहीं क्या हो गया। ये बात सुनकर इरहा के पैरों तले से जमीन निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले तो उन्हें दवा खिलाकर आई थी। जैसे इरहा ने दादी जान के कमरे में कदम रखा तो सामने का मंजर देख उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दादी जान अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी, क्योंकि उनके मुंह से अजीब तरह से जाग निकल रही थी।
इरा को तो कुछ समझ ना आया कि ये क्या हुआ है। जब साहिर की सौतेली माँ फौरन पहुंची और दादी जान को अस्पताल ले गई थी, और फिर उसके बाद वो हुआ जो इरा ने कभी नहीं सोचा था। दादी जान को गलत दवा दी गई थी, जिससे उनकी जान को खतरा हुआ, और ये बात मुलाजमत से इरा को मालूम हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो रोजाना ही दादी जान को वही दवा देती थी। रात से उनके लिए दुआ कर रही थी। दादी जान की शक्ल में इरा को दोबारा से अपनी माँ मिल गई थी। अब वो दोबारा से अपनी माँ को खोना नहीं चाहती थी। वो अगले कमरे में मौजूद थी। जब जाहिर कमरे में आया, गुस्से और सदमे से उसकी आंखें सुरख थी। कमरे में आते उसने इरा का बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? साहिर दहाड़ा था और घसीटते उसे नीचे लाया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी दादी जान को गलत दवा देने की? अगर तुम इस घर से जाना ही था तुम्हें, तो तुम मुझे बता देते, तो तुम्हें जाने देता। उसके लिए उनकी जिंदगी को खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? साहिर इस कदर गुस्से में था कि इरहा को यही लगा कि अभी वो उसे कत्ल कर देगा, और बताना वो चाहती थी कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं थी। उसे कोई गलत दवा नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा था कि उन्हें गलत दवा दी गई थी, जबकि दादी जान की सारी दवाओं का ख्याल वो खुद रखती थी। इसलिए सारा इल्जाम उसी पर आया था, और साहिल ने उसकी बात नहीं सुनी थी, और बिना उसे सफाई का मौका दिए घर से बाहर निकाल दिया। अगर तुम एक लम्हा में मेरे सामने खड़ी रही, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, और आगे अगर मेरी दादी को कुछ भी हुआ, तो तुम्हारे बाबा भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब निकल जाओ मेरे घर से, और दोबारा कभी पलट कर ना आना। इरहा रोते हुए अपने घर वापिस आ गई थी। साहिर को लेकर अब तक उसने जो सोचा था, उस सब गलत हुआ था। उसे तो यही लगा था कि वो बहुत ही अच्छा, इंसाफ पसंद इंसान है, लेकिन यहाँ पर उसने इरहा के साथ ठीक नहीं किया था। 2-3 दिन गुजर गए थे। साहिर एक लम्हे के लिए दादी जान से दूर नहीं हुआ था, और दूसरी तरफ समरीन बेगम को भी हमदर्दी जताने का मौका मिल गया था। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद दादी जान की तबीयत कुछ बेहतर हुई थी। जब उन्हें घर वापस ले आया था साहिर, और वो तब मुसलसल इरहा के बारे में तब से पूछ रही थी। अरे साहिर इस सवाल को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। दादी जान को उनके कमरे में छोड़कर साहिर कमरे से निकला ही था कि समरीन बेगम के कमरे से हंसने की आवाजें आ रही थी। पहले तो वो नजरअंदाज करके जाने ही लगा था, लेकिन इरहा के नाम पर वो रुक गया। देखो ना माया डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना कि उस लड़की को मैं ज्यादा देर इस घर में टिकने नहीं दूंगी। मैंने तुमसे वादा किया था कि देखना, साहिर खुद उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। और देखो, मैंने किस तरह से अपना वादा पूरा किया, और अब वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि साहिर को उससे नफरत हो गई है। उसे अब यही लगता है कि उसकी प्यारी दादी जान को गलत दवा इरहा ने दी है। वो सारी जिंदगी यही समझता रहेगा, जबकि हकीकत तो यही है कि इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। मैंने ही वो दवा तब्दील की थी ताकि सारा इल्जाम उस पर आए और साहिर उसे घर से निकाल दे। और देखो, वैसा ही हुआ। अब तुम्हें साहिर की जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। बस तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। जैसे ही वो बुढ़िया थोड़ी सी बेहतर होती है, मैं साहिर को इस रिश्ते पर राजी कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, जिस तरह इस लड़की को इस घर से निकलवा सकती हो, साहिर को भी मैं राजी कर लूंगी। अब बस तुम शादी की तैयारी करो। ये कहते ही वो दोनों हंसने लगी। साहिर जब से अपने कमरे में आया था, सर दोनों अपने हाथों में गिराए बस यही बात सोचे जा रहा था कि उस लड़की ने कितनी बार कहा था कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन साहिर ने एक मर्तबा भी उसे अपनी सवाई पेश करने का मौका तक नहीं दिया था। जाने अनजाने में वो बहुत ज्यादा ज्यादती कर चुका था इरा के साथ। अब वक्त आ गया था कि हर चीज का अजाला किया जाए। अगले ही दिन साहिर इरा के घर पर मौजूद था। उसके वालिद भी अब सेहतमंद होकर घर वापस आ गए थे, जबकि साहिर ने बहुत कुछ अपने वालिद को बता दिया था। अपनी शादी से लेकर अपनी हर बात बता दी थी। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए भी यहाँ आया हूँ। और मैंने इरा से शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जरूर की थी, लेकिन उसके पीछे मेरी नीयत बुरी नहीं थी। हकीकत तो यही थी कि मुझे अपनी दादी के लिए एक भरोसेमंद लड़की चाहिए थी, चूंकि उनका ख्याल रख सके। मैं जिस भी लड़की को उनका ख्याल रखने के बारे में कहता, वो मेरी सुतेली माँ से अपने साथ मिला लेती थी, जिसकी वजह से मेरी दादी की सेहत ठीक होने के बजाय बिगड़ती जा रही थी। इसलिए मुझे यही सही लगा
इसलिए मैंने इरहा से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और इसे घर में रखा, और ये सोचकर कि जब मेरी दादी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी तो मैं इसे उन्हीं घर के वापस ले आऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस दौरान वो लड़की मेरे लिए इतनी खास हो जाएगी कि मैं उसके बगैर जी ही नहीं पाऊंगा। साहिर ने सारी सच बता दिया था कि किस तरह उसकी सौतेली माँ ने ये सब कुछ किया था और इरा से अपने रवैये की माफी मांगी थी, और इरा ने उसे माफ कर दिया था। उसके साथ यही कहा था कि हमारे बीच जो भी गलतफहमी थी वो दूर हो चुकी है और आपका काम भी हो गया है। अब आपकी दादी बेहतर है। मुझे नहीं लगता मुझे अब आपकी मजीद और आपको मेरी जरूरत है, इसलिए हमें ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन साहिर के लिए कॉन्ट्रैक्ट अब इसकी जिंदगी बन चुका था। वो कैसे उसे खत्म कर सकता था? इरहा, क्या तुम हमेशा के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं निभा सकती? मुझे और मेरी दादी जान को तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी हमेशा के लिए इस घर में हमारे साथ रहो। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा साथ नहीं कबूल करोगी? इरहा को तो पहले ही कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन कहीं ना कहीं साहिर भी उसके दिल में अपनी जगह बना चुका था। यही वजह थी कि उसने अपने बाबा के कहने पर यहाँ हाँ करती थी, और फिर अपने बाबा की रजामंदी से ही उन दोनों का निकाह दोबारा हुआ और साहिर इज्जत से धूमधाम से रुखसत करवाकर इरहा को अपने घर ले आया था, जबकि अपनी सुतेली माँ को इसलिए जेल भिजवा दिया था। जो हरकत उसने की थी वो नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले माफी थी। इसी वजह से दादी जान की जान भी जा सकती थी और माया माया अपने घर वापस चली गई। साहिर ने और इरहा ने दोनों एक दूसरे को दिलो जान से कबूल किया था। दादी जान भी अपने दोनों बच्चों को एक साथ देखकर बहुत खुश थी और इनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हर वक्त दुआ करती रहती थी।